खमा गणी सभी लोगों ਨੂੰ। तो मेरा नाम है सुनील नागर और आज अपन करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चंस और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2.4 नाइन्थ क्लास मैथ्स एनसीईआरटी का। तो इसमें देखेंगे अपन सबसे पहले कि जो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि शेषफल प्रमेय और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। कि यदि किसी पद एफ ऑफ एक्स जो कि बहुपद होता है, कोई अगर समीकरण दी हुई है बहुपद की, उसमें अगर अपन एक्स माइनस है यानी कि एक्स इक्वल टू कोई प्रमेय होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक्स माइनस ए का मतलब कि अगर कोई यहाँ पर एक्स इक्वस टू सॉरी एक्स इक्वस टू ए दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है, उससे का एक्स की वैल्यू इसमें रखकर अपन अगर करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो आना चाहिए या फिर कुछ बचना चाहिए। अगर कुछ बचता है तो होता है रिमाइंडर, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगर कुछ भी नहीं बचता है, जीरो बच जाता है, तो उसको अपन गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम में बदल बदल लेते हैं, यानी कि उसका एक उसको अपन एक फैक्टर मान लेते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पर सिद्ध करके कि अगर किसी बहुपद में भाग देने पर ऐसा होता है कि मान के चलिए कि भाज्य यहाँ पे है, मतलब जिसमें अपन भाग दे रहे हैं उसको भाज्य बोलते हैं। उसके बाद आ गया कि भाजक जिसका अपन भाग देते हैं, ये होता है भागफल यानी क्यू ऑफ एक्स जिसको होता है भागफल, और आर का मतलब रिमाइंडर। अगर ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है, तो उसमें क्या होता है कि जो बचता है एक्स माइनस ए यानी कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू है वो रिमाइंडर के बराबर में आ जाती है। ये एक रिमाइंडर थ्योरम का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो भी एक्स की वैल्यू है वो उसमें पुट करने के बाद जो भी शेषफल बचता है वो इसका शेषफल प्रमेय होता है, यानी कि इसका एक नॉर्मल सा क्या बोलेंगे प्रूफ होता है। ठीक है, ऐसे गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक्स का वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू समीकरण में रखते हैं, तो उस समीकरण में एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो रिमाइंडर है वो जीरो आना चाहिए। यानी कि अगर जीरो आता है तो उसको उस समीकरण का एक फैक्टर मान लिया जाता है। फैक्टर मतलब उसका एक गुणनखंड मान लिया जाता है। अब इसके लिए अपन एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जांचे कि बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं, एक्स माइनस ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर अपन देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर एक में अपन देखते हैं कि ये एक गुणनखंड है कि नहीं। देखो यहाँ पर अपन को एक बहुपद दिया है एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें बोला है एक्स प्लस ए, इसका वही मतलब सेम जैसे एक्स माइनस ए होता है वही मतलब। और एक्स इसका एक्स इक्वल टू जीरो करके इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए 1 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गया। -1 अपन इस समीकरण में रख कर देखेंगे। जब इस समीकरण में -1 रखते हैं तो अपन को वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि और गुणनखंड होगा, क्योंकि गुणनखंड में क्या होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल कितना बचता है, जीरो। यानी कि अगर जीरो आ जाता है एक्स की वैल्यू रखने के बाद, तो उस अंक को या उस मान को, उस एक्स के मान को उसका एक फैक्टर या उसका एक वैल्यू माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में देखेंगे एक्स की घात 4 एक्स की घात 3 एक्स की घात 2 एक्स एक्स प्लस 1। अब इसमें अगर एक्स माइनस 1 करके रख के देखते हैं तो जीरो वैल्यू जीरो नहीं आता है, 1 आ जाता है। यानी कि इसका गुणनखंड नहीं माना जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 1 इसका एक गुणनखंड नहीं माना जाएगा। जबकि यहाँ पर जीरो आ गया तो एक्स प्लस 1 को इस समीकरण का गुणनखंड मान लिया गया। इन दोनों क्वेश्चन को आप करके बताइए, मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन देखेंगे कि अपन को एक जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स दिया हुआ है। गुणक जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का मतलब समझ गए आप। पी ऑफ एक्स मतलब कि भाज्य दिया हुआ है, यानी कि एक समीकरण है। जी ऑफ एक्स मतलब एक भाजक दिया हुआ है जिसका अपन को भाग देना है। भाजक मतलब यहाँ पे एक्स प्लस 1 का इसमें भाग देकर बताना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन हम ये तरीका पिछले क्लास में कर चुके हैं, तो इस क्लास में अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू -1 इस समीकरण में रख कर देखेंगे। आप इसमें इस क्वेश्चन को पूरा आप करके बताइए, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आप बता चुका हूँ कि कैसे करना है। सेम वैसे ही इसका में भी x-2 ये वैल्यू पुट करनी है और करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर ये x-2 करेंगे तो हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 3 को, दोनों क्वेश्चन सेम है। दोनों क्वेश्चन में आप सिर्फ वैल्यू रखिए, वैल्यू करेंगे तो देखो x-1 एक
है x-1 का मतलब हो गया x=1 करके देखिए आप। मैं आपको ये प्रश्नावली आधी से ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ, आपको सब समझ में आने वाला है अब। अगर मैं हर क्वेश्चन यहाँ पे करने लग गया तो आप कुछ नहीं करने वाले, इसलिए करके देखिए और बताइए मेरे को कि आएगा। वैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका छोटा सा, देखिए सपोज कीजिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे 1 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में 1 रखेंगे, एक्स में भी 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के की वैल्यू -2 आ जाएगी। वैसे इस समीकरण में रखिए, देखिए एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसे गुणा करेंगे तो 2, यहाँ से k1, के को 1 से गुणा करेंगे तो के आ जाएगा √2। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, के की वैल्यू -2 प्लस √2। सेम ऐसे ये दोनों क्वेश्चन था, इनको करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सेम वैसे ही आप करेंगे तो पता चलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में 12x² - 7x + 1। अब इसमें क्या है, ए और सी का मतलब जरूरी नहीं है ए और सी लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब कोई भी ऐसे दो अंक लिखने हैं जिनका वैल्यू आपको x² के पद के गुणा में प्राप्त हो और यहाँ पर जो x का पद है उसके जोड़ के बराबर में प्राप्त हो। यानी कि देखिए अब अगर दोनों अंकों का जिनका गुणा 12 हो और योग कितना हो 7 हो, x का पद हो, यानी कि जब योग करे तो x का पद आए और गुणा करे तो x² का पद आए। सेम ऐसे अब जोड़ करेंगे तो x का पद आ जाएगा -3 और -7, ईजी है ये। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस का 12 आ जाएगा। तो अपने पास क्या हो गया, फैक्टर हो गया इसका। 7 को किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे 3 - 4x ऐसे करके 7 को लिख सकते हैं। उसका एक फैक्टर यहाँ पे कर लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 12x² - 3x + 4x - 1। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4x + 1। यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4x - 1। इजी पीजी। वैसे सामान्य गुणक बाहर लें, ठीक है। उसके बाद ये इसमें कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आएगा तो यहाँ से ये बच जाएगा और यहाँ से -1 बच जाएगा। इन दोनों को साथ में लिख देंगे, इन दोनों को साथ में लिख, तो ये अपना क्या बन गया इसका, इस समीकरण का ये क्या बन गया गुणनखंड। ऐसे ही आप इसमें सोच के देखिए, इसमें सोचेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही दो संख्याओं का क्या होता है ए और बी, चाहिए ऐसे अंक जिनका गुणा 6 हो और योग कितना हो 7। 7 क्यों, ये मिडल की वजह से। और 6 क्यों ले रहे हैं, 6 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपना अगर आप यहाँ पे 6 लेते हैं, यानी कि इस वाले को और इस वाले को, दोनों बार वाले को अगर आप 2 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। तो जब आप इनको गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। और उसी की वजह से यहाँ पे अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका एक समीकरण बनता है, वहाँ पर आपको फैक्टर निकालना बहुत इजी हो जाता है। सबसे आसान तरीका इसमें यही होता है कि दोनों बाहर वालों का गुणा हो जाए और अंदर वाले को जोड़ने पर प्राप्त हो जाए। सीधा सीधा सबसे आसान तरीका फैक्टराइजेशन का यही होता है। यहाँ पर आप देखो जब आपने गुणा किया इन दोनों को तो कितना आ गया 6, यहाँ पर भी 12 और 1 को किया था अपने तो कितना गया था 12। और भी तरीके होते हैं, ये एक नॉर्मल सा तरीका है जो इसमें दिखा रहे हैं, पर अपन और भी तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप मेरे को करके दिखाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6। अभी देखो 6x² - 6x इसमें आ गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा 36। यानी कि ऐसा अंक होना चाहिए जिसके गुणा करने पर 36 आना चाहिए और जिनका जोड़ करने पर कितना आना है, जोड़ या घटाव करने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से अंक है जिनसे 36 आता है गुणा करने पर, या तो 6 है या फिर 9 और 4 है, और 9 और 4 में 5 भी आ जाता है तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 9 और 4 हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर देख गुणनखंड होते हैं आप, या ये स्टेप बनाने के बाद आप ये बहुत इजी आराम से कर सकते हैं ये वाला स्टेप। तो इसमें गुणनखंड बन गया, दोनों का जोड़े ले लिए, दोनों जोड़े लेने पर यहाँ पर क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं वो निकाल लें, यहाँ पे क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं निकाल लें। ऐसा कॉमन निकालेंगे कि अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो सेम दिखनी चाहिए। यानी कि देखो यहाँ से 3 कॉमन निकाले तो 3x कॉमन निकाले तो 2x + 3 बच गया, माइनस यहाँ से -2 कॉमन निकाले तो 2x + 3 इसमें अंदर बच गया। तो यहाँ से क्या करेंगे 2x + 3 कॉमन लिख लेंगे और ये दोनों साथ में लिख देंगे।
हो गया फैक्टराइजेशन। ऐसे ऐसे हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को गुणा करके देंगे, 12 गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी कि -6 और 2। ईजी, जोड़ और घटाव करने पर आ गया ये। ठीक है, सेम बन गया अपना 6 और 2। 6 और 2 यहाँ पे लिखेंगे, बीच वाले को तोड़ के लिखने के बाद ये आराम से बन जाता है। ये बनने के बाद वही इन दोनों का जोड़ा करेंगे, इन दोनों का जोड़ा करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे, जो भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, तो x-2 बन गया। तो इसमें भी x-2 बनाते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाले, x-2 यहाँ पे बन गया। इन दोनों का, इन दोनों में से फिर क्या कॉमन बचा, x-2 दोनों साइड बच गया, तो अंदर क्या बचा फिर 3x+2, तो 3x+2 को साथ में लिख दिया बस। सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है। इसमें बस थोड़ा सा क्या है कि कुछ तरीके अलग तरीके से भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले सम ग्रुपिंग विधि, ग्रुपिंग का मतलब होता है कि पहले मान रख के उसका देख लेते हैं कि ये इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, मतलब एक्स की वैल्यू से निकाल लेते हैं पहले एक गुणनखंड, उसके बाद जो बाकी के गुणनखंड है उनको गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, मतलब कुछ अलग सोच के। जैसे कि यहाँ पे देखिए x² - 2x - x+2 ऐसे लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या है, इसने पहले समूह 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 बना बना के देखे, मतलब समूह कैसे कि इसका समूह एक डब्बा है, ये दोनों का एक समूह बना लिया, ये दोनों का एक समूह बना लिया, ठीक है। प्लस का साइन बीच में रख दिया। बीच में क्यों रखा, क्योंकि ये अलग अलग हो जाए। इसको खोले आप, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अगर समूह सामान्य गुणनखंड निकाले, इसमें से क्या क्या मिल रहा है आपको वो आप देख लीजिए। यहाँ से क्या मिल सकता है, x² निकाल सकते हैं, x² निकाले। यहाँ से क्या मिल सकता है, 1 - 1, यानी कि x के जो मान है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, -1 बाहर निकाल लिया तो x-2 बच गया, यहाँ पे x-2 बच गया। अब दोनों में देखो अपन को x-2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाले, तो ये बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे एक फैक्टराइजेशन हो गया। अब यह क्या हुआ, x-2, अब x² - 1, ये एक अलग से डब्बा बन गया। x² - 2 का आप देखोगे तो एक सर्वसमीका होती है, a² - b², उसको क्या लिखते हैं, a+b a-b। वो यहाँ पे लगा के उसके दो अलग अलग फैक्टराइजेशन बना लिए, a² का a, वो से x-a x+a1, ऐसे यहाँ पे x² का बन गया। तो 3 फैक्टर बन गए, कौन कौन से बन गए, x-2 बन गया एक, तो x+1 बन गया, और x-1 बन गया। ये 3 फैक्टर हो गए। ऐसे ही गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि से क्या होता है कि अपन को पहले से कोई मान सोचना पड़ता है, कोई वैल्यू लेनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि x की कोई वैल्यू लेनी पड़ती है। उस x की वैल्यू को जब आप उन सर्वसमीका में रखें, तो वो जो हमारी सर्वसमीका या जो भी बहुपद दिया हुआ है वो उसका मान 0 हो जाए, यानी कि उसका जो शेषफल बचे वो 0 हो जाए। ये यहाँ पर एक बड़ी बात ध्यान रखनी होती है। देखो यहाँ पर अगर अपन एक सर्वसमीका है ये वाली, x² + 2x+1, इसमें अगर x की वैल्यू अपन 5 रखते हैं, ठीक है, गेस करना पड़ता है, ये ये बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। इसीलिए तो इस तरीके से, या फिर जो पिछले वाला प्रमेय था वैसे तरीके से करता है, इस वाले तरीके से करता है तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। आपको वैल्यूज पुट कट कर कर देखनी होती है कि कौन कौन से मान पे ये समीकरण 0 हो रही है, कौन कौन से पे नहीं हो रही है। तो पहले सबसे पहले 1 रखते हैं, फिर -1 रखते हैं, 2, फिर -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, ऐसे रख के देखना पड़ता है। अब यहाँ पे ये रखा तो अपन को पता चल गया है कि ये 5x = 5 पे शून्य बनता है, ठीक है। तो ये गुणनखंड क्या हो गया इसका, x-5, ये एक गुणनखंड बन जाता है। बाकी का गुणनखंड अपन यहाँ से देंगे x² + x+1, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे इसका 5 रख देते, 125 - 75 - 45 -5, ये करके शून्य हो गया, ठीक है। इसमें करेंगे वही सेम, x+1 का होल स्क्वायर, तो x-5 + x+1 का होल, इसका एक्सपोनेंट पर मूलभूत मिलेगा, यानी कि इसका एक गुणनखंड ये हो गया, दूसरा गुणनखंड ये हो गया, x+1 का होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर को आप खोल के करोगे तो कुछ और भी इसके वैल्यूज बन जाएंगे, वो आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसका है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन। x³ 3 + 13x² + 32x + 20, इसमें क्या करेंगे, वही जो पिछले बताया ना मैंने, आप वैल्यूज पुट कर करके देखो, एक एक देखो। पहले क्या किया इसने, x=-1 पर चेक किया, x=-1 पे चेक किया तो डायरेक्ट 0 हो गया, उसको ज़्यादा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कांस्टेंट की वैल्यूज, यानी कि कुछ कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि जो पीछे कांस्टेंट दिया होता है
उसकी वैल्यूज अपन देख लेते हैं कि प्लस माइनस 1 2 4 5 6, क्योंकि अपन को पता चल जाता है पीछे अगर एक सम संख्या है तो अपन को पल चल जाएगा कि एक सम संख्या का ही भाग जाएगा, विषम संख्या है तो थोड़ा सा उसके लिए दोनों देखना पड़ता है। तो वहां से आपको कुछ वैल्यूज का पता चल जाता है कि कौन कौन सी वैल्यूज पे ये समीकरण और जो बहुपद है वो जीरो होगा। तो वहां से अपन ये देखते हैं अचर संख्या को देख के, यानी कि कांस्टेंट संख्या जो लास्ट में होती है उसको। तो पहले सबसे पहले -1 के लिए इसको देखा, -1 पे ये सेटिस्फाई हो जाता है, जीरो आ जाता है, तो एक फैक्टर क्या हो गया, x+1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब वो ये क्या करता है, शेषफल प्रमेय जो थी उसमें क्या होता है कि डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइडेड रूल होता है ना, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल तो अपन को जीरो आ गया, तो अपन क्या बचा, भागफल और भाजक। तो भागफल अपना, भाजक क्या है x+1, अब भागफल क्या है, भागफल इसमें भाग करके देखेंगे तो अपने पास क्या आता है, x² 12x+20, ये अपना भागफल आता है। और इस भागफल, ये गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड गया। अब ये हो गया, तो ये अपना एक अलग से समीकरण बच गया। इस अलग से समीकरण को ये करके देखता है, उसके फैक्टर करता है। तो फैक्टर कैसे करने होते हैं, इसको और इसको गुणा करके देखो, और इस ये गुणा करने के बाद ये आना चाहिए, वही सेम जो पिछले वाले वीडियोस में किया था। मिडिल टर्म क्या है, 12। 12 को कैसे कर सकते हैं, 10+2, 10+2 से कर सकते हैं, ठीक है। और 10 × 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और जोड़ बाकी करने पर ये आ जाएगा आराम से, ठीक है। जोड़ करने पे ये आ रहा है, गुणा करने पर ये आ रहा है, तो इसके दो फैक्टर बन गए, 10+x+10 और x+2। ऐसे सेम इस वाले को आप करके बताइए। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। ये अगर समझ में नहीं आया कुछ और अच्छे से बनाने का बोले तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे को। थैंक यू सो मच।